हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है पर्ट। और ये जो पर्ट है, जिसे हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं, तो पर्ट का ये मान के चलिए आप जो क्वेश्चन है वो लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है। और ये इतना आसान टॉपिक है कि अगले दो सेशन में आप पर्ट अच्छे से पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और पर्ट में और सीपीएम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पर्ट के पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो सीपीएम था। तो अगर आपने अभी तक सीपीएम के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप सीपीएम के वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आपको ये पर्ट के वीडियो देखना है। तो सबसे पहले पर्ट, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक क्या होती है? तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ऐसा टूल है जिसे डिजाइन किया गया है प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किस चीज को प्लान करना है, शेड्यूल करना है, कंट्रोल करना है? तो जो प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, इसका मतलब जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होते हैं जहां से प्रोजेक्ट को निकालना होता है, तो उस टास्क को, जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, उसे कैसे प्लान किया जाए, उसे कैसे शेड्यूल किया जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और ये जो टेक्निक है जिसे हम पर्ट कहते हैं, ये पर्ट टेक्निक सबसे पहले यूएस नेवी ने स्टार्ट की थी, या यूं कहें कि डेवलप की थी। ये पर्ट जो है, जिसे हम प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक कहते हैं, इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी इन 1950s। ये यूएस नेवी ने 1950 में स्टार्ट की थी, या यूं कहें कि डेवलप की थी। और ये क्यों डेवलप की गई थी? टू मैनेज द पोलराइज मिसाइल प्रोजेक्ट। इनका एक मिसाइल थी जो एक सबमरीन मिसाइल थी, उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने इस टेक्निक को क्या किया था, विकसित किया था, या यूं कहें कि डेवलप किया था। और उसके बाद ये वाइडली यूज होने लगी ऑपरेशंस की हर फील्ड में, प्रोजेक्ट की हर फील्ड में। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी होती है कि काम कब पूरा होगा, वहां पे इस टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसे हम पर्ट कहते हैं। तो पर्ट इज वाइडली यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट, कि काम अगर हमने शुरू किया तो ये पूरा कब होगा। जब हमें उस काम के पूरे होने के एक्यूरेट समय सीमा पता नहीं होती कि काम हम कितने समय में पूरा कर लेंगे, जिस काम में ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, वहां पे इस टेक्निक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को प्लान करने, उन्हें शेड्यूल करने और उन्हें कंट्रोल करने के काम आती है। ये उन प्रोजेक्ट में यूज की जाती है जो प्रोजेक्ट ज्यादा अनसर्टेन होते हैं। ज्यादा क्या होते हैं? अनसर्टेन। कि आपने एक समय सीमा दे दी, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है 10 दिन में, या आपने कोई समय सीमा दे दी कि ये प्रोजेक्ट 20 दिन में या 2 साल में पूरा होना चाहिए, लेकिन अभी आप सर्टेन नहीं है कि ये 2 साल में पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप जब किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको वहां की दिक्कतें पता चलती है, वहां की प्रॉब्लम्स पता चलती है। तो जितने भी अनसर्टेन प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं दे पाते हैं, जिसका टाइम हम फिक्स बता नहीं पाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, पर्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है। तो पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसे आप प्रोजेक्ट इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं। अब पर्ट के कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सीपीएम में और पर्ट में अंतर क्या होता है। तो जैसे ही आपको सीपीएम में और पर्ट में अंतर क्या होता है ये समझ आ गया, तो पर्ट आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीपीएम की और पर्ट की, तो सीपीएम, जिसे आप क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं, जो हमारे पिछले सेशंस थे वो सब सीपीएम के थे, और इस सेशन से हम पर्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पर्ट को और अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि सीपीएम में और पर्ट में क्या अंतर होता है, सीपीएम किन कंडीशंस में लगाया जाता है, पर्ट किन कंडीशंस में लगाया जाता है। और फिर हम सीधे ये बात करेंगे कि सवाल कैसा दिखे तो सीपीएम लगाना है और कैसा दिखे तो पर्ट लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम क्या होता है, तो देखिएगा सीपीएम में लिखा है प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट वेयर एक्टिविटी ड्यूरेशन आर प्रिडिक्टेबल। जहां पे एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। इट मींस आप बता सकते हैं कि इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। एंड वेल नोन,
तो सीपीएम उन प्रोजेक्ट में यूज होता है जहां पे हमें पहले से पता होता है कि इस काम को करने में हमें कितना समय लगेगा, और वो समय हमें पहले से क्या होता है पता होता है, तब हम क्या करते हैं सीपीएम लगाते हैं। और पर्ट कब लगता है, तो पर्ट टिपिकली उन प्रोजेक्ट में लगाया जाता है जहां पे एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या होता है अनसर्टेन। जैसे आपने बता दिया कि ये 2 से 3 अगर कोई काम है तो ये पूरा 10 दिन में होना चाहिए, लेकिन पर्ट में आपको पता ही नहीं होता कि वो 10 दिन में पूरा होगा, 15 दिन में पूरा होगा या 20 दिन में पूरा होगा। तो जब आपको ड्यूरेशन क्या होता है, जब आपका ड्यूरेशन अनसर्टेन होता है, ये काम का हम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये काम 10 दिन में पूरा होगा या 15 दिन में पूरा होगा या 20 दिन में पूरा होगा, तब उस कंडीशन में पर्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। तब उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पर्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये क्लियर रखिएगा माइंड में कि सीपीएम तब यूज किया जाएगा जब ड्यूरेशन आपको पहले से पता होगा, प्रिडिक्टेबल होगा और वेल नोन होगा। और पर्ट टेक्निक तब अप्लाई की जाती है या लगाई जाती है जब हमें ड्यूरेशन पता नहीं होता है, या जब ड्यूरेशन क्या होता है काफी अनसर्टेन होता है, दैट टाइम वी यूज द पर्ट टेक्निक। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, तो जो सीपीएम मेथड होती है उसमें हमारा जो फोकस होता है वो क्रिटिकल पाथ निकालने पर होता है कि क्रिटिकल पाथ क्या होगा। क्रिटिकल पाथ आप सभी को पता है, जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होता है उसी को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। और सीपीएम में हमारा जो फोकस ही क्या रहेगा कि क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना, और हमें यह पता करना है कि मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है। तो आपको पता है जो क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन होता है उसी को मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहते हैं। तो सीपीएम में हमारा फोकस सिर्फ क्रिटिकल पाथ जानने तक होता है, मिनिमम प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को पता करने तक ही होता है। लेकिन पर्ट में हम क्या करते हैं, तो पर्ट में हम प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये पता करते हैं कि इस काम को इतने समय सीमा में पूरा करने की कितनी संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि आप इस काम को 25 हफ्तों में पूरा करना चाहते हैं, तो बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो वो हमें कैलकुलेट करके बतानी होगी कि 25 दिन में या 25 हफ्ते में काम पूरे होने की संभावना 80% है या 90% है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम पर्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जहां पे हमें क्या पता करनी होती है, प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी होती है ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। और इसके लिए फिर क्या करते हैं, हम वेरिएबिलिटी देखते हैं कि एक्टिविटी में कितनी वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएंस देखा जाता है। ओवरऑल हम क्या देखते हैं, वेरिएंस देखते हैं कि हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस कितना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सीपीएम में क्रिटिकल पाथ पता करते हैं, ये मेन उद्देश्य होता है सीपीएम का, और इसमें मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पता करते हैं। लेकिन पर्ट में क्या पता करते हैं, तो पर्ट में पता करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन अ सर्टेन टाइम, कि इतने समय में आप प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं, सीपीएम में फिर से वही बात मानी जाएगी कि जो ड्यूरेशन है हर एक टास्क का वो नोन है, पहले से पता है और वो फिक्स है कि ये काम 10 दिन में पूरा होगा तो 10 ही दिन में पूरा होगा, ये काम 20 दिन में पूरा होगा तो 20 ही दिन में पूरा होगा। लेकिन पर्ट में ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, ड्यूरेशन पहले से पता नहीं होता है। जो पर्ट टेक्निक होती है, पर्ट में जो आपको टाइम दिया होता है, जो ड्यूरेशन दिया होता है, जो एक्टिविटी में लगने वाला समय होता है, वो 3 प्रकार के समय होते हैं। एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम, और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। अब सवाल ये कि सर ये ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, पेसिमिस्टिक क्या होता है और मोस्ट लाइकली क्या होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, अच्छा ही अच्छा सोचो कि काम जल्दी पूरा होगा, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी है, तो जो आशावादी व्यक्ति होगा वो काम को क्या करेगा, जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। एक होता है निराशावादी, अरे काम को टालो, काम को करो ही मत, तो वो होता है पेसिमिस्टिक। और एक होता है मोस्ट लाइकली कि हाँ ठीक है आपने ये जो डेडलाइन दी है हम इसके आसपास काम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली। तो जब भी पर्ट का सवाल आपके सामने आएगा उसमें आपको 3 टाइम दिए होंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक दिया होगा, एक पेसिमिस्टिक दिया होगा और एक मोस्ट लाइकली दिया होगा। लेकिन जब सीपीएम का सवाल होगा तो उसमें एक ही ड्यूरेशन होगा और वो पहले से हमें क्या होगा, नोन होगा, और वो पहले से क्या होगा, फिक्स होगा। तो पर्ट में क्या करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम जो दिया होता है उससे पता करते हैं क्या, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। क्या पता करते हैं, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। एक्सपेक्टेड मतलब एक प्रकार का हम एवरेज निकालते हैं कि अनुमानित समय निकालते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली को देखते हुए इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकाला जाता है। अब देखिए आपको अभी आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो सीपीएम का सवाल है, ये देखो लेफ्ट में जो दिख रहा है, इसमें आपको एक्टिविटी दिख रही है, साथ में ड्यूरेशन दिख रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर हमला बोलो और ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और ये सब निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्या क्या करना है।
तो जो लेफ्ट में दिख रहा है ये सीपीएम है, जो राइट में दिख रहा है ये पर्ट है। अब देखो पर्ट में और सीपीएम में क्या अंतर दिख रहा है, तो सीपीएम में आपको एक्टिविटी दिख रही है, साथ में आपको ड्यूरेशन दिख रहे हैं, लेकिन पर्ट के सवाल में एक्टिविटी तो दिख रही है, लेकिन जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो एक नहीं दिख रहा है आपको। ड्यूरेशन या टाइम तीन दिख रहे हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है जिसको शॉर्ट में टीओ बोलते हैं, एक मोस्ट लाइकली दिख रहा है जिसको शॉर्ट में टीएम बोलते हैं, और एक पेसिमिस्टिक दिख रहा है जिसे शॉर्ट में टीपी बोलते हैं। तो जब भी पर्ट का सवाल आएगा तो पर्ट के सवाल में हमेशा तीन टाइम दिए होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक दिया होगा, एक मोस्ट लाइकली दिया होगा, एक पेसिमिस्टिक दिया होगा। अब आप बोलोगे सर एक बार फिर से कंसेप्ट बताओ ऑप्टिमिस्टिक का, पेसिमिस्टिक का और मोस्ट लाइकली का। तो देखो सीधी सी बात है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको असाइनमेंट दिया, ठीक है, माना कि टुडे इज 10th ऑफ जनवरी, ठीक है, और आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको असाइनमेंट दिया कि ये आपका असाइनमेंट है बच्चों, जो आपको 20 तारीख तक पूरा करके देना है। कब तक देना? 20 तारीख तक। इट मीन्स आपके पास कितना दिन का समय है? आपने बोला सर 10 दिन का समय है। अगर आज 10 जनवरी है, इफ टुडे इज 10th ऑफ जनवरी, और अगर हमें 20 जनवरी को असाइनमेंट सबमिट करना है, इट मीन्स वी हैव 10 डेज। तो देखो बेटा, तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होता ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। वो क्या करेगा, 10 दिन का समय है तो 2-3 दिन में काम पूरा करके सर को असाइनमेंट सबमिट कर देगा। वो आशावादी व्यक्ति है, उसको पता है कि मेरे को असाइनमेंट देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 तारीख का वेट नहीं करूंगा, मैंने 14 तारीख या 15 तारीख को असाइनमेंट कंप्लीट किया और वो सर को दे दिया। तो वो होता है ऑप्टिमिस्टिक। वो काम को क्या करेगा, जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। जो मोस्ट लाइकली होगा वो बोलेगा हाँ चलो डेडलाइन है, डेडलाइन कब की, 20 तारीख की, तो 20 तारीख को दे देंगे, तो 20 तारीख को असाइनमेंट पूरा कर देगा। और एक होता है पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक क्या करेगा, वो 20 तारीख को आइडिया लाएगा कि मैं सर को क्या बोलूं कि सर असाइनमेंट क्यों पूरा नहीं हुआ, ठीक है। वो 10 दिन तक कुछ भी नहीं करेगा, वो 20 तारीख को क्या लेकर आएगा, वो 20 तारीख को आइडिया लेकर आएगा कि मैं क्या करूं, कि सर घर में शादी थी, मैं बीमार था, मैं बाहर था, मुझे पता नहीं था, मेरा असाइनमेंट गाय खा गई, या जो भी है, वो XYZ क्या करेगा, वो एक एक्सक्यूज लेके आएगा और सर से डेडलाइन को आगे बढ़ाने की डिमांड करेगा कि सर 10 दिन तो काफी कम थे, हम कर ही नहीं पाए, हमें समझ ही नहीं आया, हमें असाइनमेंट ही नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। तो वो क्या करेगा, सर से एक्सटेंशन मांगेगा कि सर मैं आपको असाइनमेंट 31 जनवरी तक ही दे पाऊंगा, मैं उसके पहले नहीं दे सकता, मैं बाहर था, मुझे पता नहीं था, ऐसा वैसा। तो वो क्या हो गया, वो पेसिमिस्टिक हो गया। तो जो पेसिमिस्टिक होता है ना, वो काम को डिले करता है, वो काम को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। जो ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, वो जल्दी से जल्दी करता है, और जो मोस्ट लाइकली होता है वो बीच में करता है। तो सीधी सी बात है, आपको तीन समय दिए होंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक दिया होगा, इसका मतलब किसी भी काम को करने में जो सबसे कम समय लगेगा, कि एक्टिविटी 1 to 2 को हम 9 डेज में पूरा कर सकते हैं अगर हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से काम करेंगे। अगर हम आशावादी है, सब कुछ अच्छा रहा, इफ एवरीथिंग इज फेवरेबल, सब कुछ हमारा अनुकूल रहा, तो ये काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। मोस्ट लाइकली वाला क्या बोलेगा, हाँ ठीक है, कोई ठीक है, 12 दिन में हम इस काम को, इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो आशावादी क्या करेगा, अभी तो 10 दिन इसको समझने में लगेंगे साहब, फिर काम करेंगे, फिर वर्कर आएंगे, फिर लेबर आएगी, 21 दिन का समय लगेगा। तो वो हो गया पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो आपको तीन समय दिए होंगे हर एक एक्टिविटी के। एक ऑप्टिमिस्टिक दिया होगा, आशावादी। आशावादी मतलब जो काम को फटाफट करेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक का जो टाइम होगा वो हमेशा कम होगा, पेसिमिस्टिक का जो टाइम होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वो निराशावादी है, वो काम को क्या करता है, डिले करता है, ज्यादा समय लेता है, ठीक है, समझ आया। और मोस्ट लाइकली क्या होगा, मोस्ट लाइकली ऑन एन एवरेज, मतलब जो मोस्ट लाइकली रहेगा वो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच में रहेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक जो समय रहेगा वो कम होगा, पेसिमिस्टिक जो समय होगा वो ज्यादा होगा, और मोस्ट लाइकली जो होगा वो उन दोनों के बीच में होगा। तो जब भी सवाल में ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली दिया है, तो समझ जाना कि पर्ट का क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन में एक्टिविटी और ड्यूरेशन दिया है, तो समझ जाना सीपीएम का क्वेश्चन है। पर सर ये तो आपने जो दिखाया हमें स्क्रीन पर, ये तो एक्टिविटी ऑन नोड वाला दिख रहा है, क्योंकि इसमें नंबर है, तो एक्टिविटी ऑन नोड का डायग्राम बनेगा। अगर एरो का आया तो वो कैसा दिखेगा, तो देखो बेटा वो ऐसा दिखेगा। सीपीएम में एक्टिविटी दी होगी, प्रीडिसेसर दिए होंगे और टाइम दिए होंगे, ऐसे ही दिखता है। और पर्ट का जो सवाल होगा उसमें एक्टिविटी दी होगी, प्रेडिसेसर दिए होंगे, साथ में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, या ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दिया होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ अंतर क्या है, तो सिर्फ छोटा सा अंतर है सीपीएम में और पर्ट में। वो यह है कि जो सीपीएम का क्वेश्चन होता है उसमें एक ही टाइम, एक ही ड्यूरेशन होता है। देयर इज जस्ट अ सिंगल टाइम, और वी कैन से जस्ट अ सिंगल ड्यूरेशन। लेकिन जो पर्ट का सवाल होता है
उसमें हर एक एक्टिविटी को करने के 3 टाइम होते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक मोस्ट लाइकली होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमेशा सबसे कम रहेगा, पेसिमिस्टिक टाइम हमेशा सबसे ज्यादा होगा, और जो मोस्ट लाइकली रहेगा वो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के लगभग बीच में रहेगा, या इन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा। अब वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो 1.5 लिखा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा लेकिन पेसिमिस्टिक से कम होता है। तो जब भी क्वेश्चन में 3 समय आ जाए, और ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है वो हमने आपको बता दिया, आशावादी, जो काम को जल्दी से जल्दी पूरा करता है। पेसिमिस्टिक क्या होता है, निराशावादी, जो काम को करने में ज्यादा समय लेता है। और मोस्ट लाइकली क्या होता है, जो ठीक है, जो डेट दिए हैं हम उसके आसपास काम को कर देंगे, वो होता है मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो ये सीपीएम में और पर्ट में एक डिफरेंस तो ये हो गया, क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको कि ऐसा दिखता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होते हैं, तो जो सीपीएम होता है उसका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो होता है टाइम ऑप्टिमाइजेशन। इस मीन्स टाइम को हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमम करें, या मिनिमाइजिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको कैसे हम कम करें। ठीक है बेटा, जो सीपीएम होता है उसी के बाद क्रेशिंग होता है। सीपीएम से ही क्या होता है, क्रेशिंग। तो सीपीएम ही एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं बेस है फॉर क्रेशिंग। तो सीपीएम का जो प्राइमरी कंसर्न है वो क्या है कि टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। ऑप्टिमाइज किया जाए मतलब कम किया जाए, या मिनिमाइजिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाए बाय आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ। क्योंकि जो क्रिटिकल पाथ होगा उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, तो ज्यादा ध्यान देंगे तो उस तय सीमा में या और रिसोर्सेज ऐड करके हम उस काम को क्या करेंगे, कम समय में पूरा कर लेंगे। लेकिन पर्ट का जो फोकस है वो टाइम ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। इसका जो फोकस होता है वो होता है एस्टिमेटिंग, फोकस होता है इसका एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। आपको टाइम पता करना है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें 3 समय होते हैं। ये जो 3 समय है तीनों काम के नहीं, इससे एक नया समय निकालना और उस समय को लेते हुए फिर सवाल को करना होता है। तो इसमें जो प्राइमरी फोकस होता है पार्ट में वो ये फोकस होगा कि आपको टाइम की कैलकुलेशन करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड इवेल्युएटिंग इट्स रिस्क। और साथ में उसके रिस्क पता की जाती है। रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पता किया जाता है कि इसमें कितनी रिस्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक प्रकार की रिस्क होती है। तो इसमें टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, साथ में ये देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, या उस रिस्क को इवेल्युएट किया जाता है। अब रिस्क क्यों होती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी किस चीज की होती है कि समय पे काम पूरा होगा भी या समय पे काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि काम करते करते क्या होता है, अड़चने पता चलती है। पता चलता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो पहले आप क्या करने वाले थे, मेट्रो को ऊपर ऊपर चलाने वाले थे। मेट्रो को क्या करने वाले थे आप, पिलर खड़े करके उसके ऊपर आप मेट्रो को चलाने वाले थे। फिर आपने बाद में सोचा कि अगर हम इस रोड पे मेट्रो को ऊपर चलाएंगे तो वैसे ही रोड कंजेस्टेड है, जगह कम रहेगी, पिलर लगाने की जगह नहीं है। तो अब आपने क्या करा, अब हम अंडरग्राउंड ले जाएंगे। अब अंडरग्राउंड ले जाएंगे तो फिर उसमें फिर नई प्रॉब्लम आ गई, दूसरे लोग खड़े हो गए। तो ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई। अनसर्टेनिटी, अब पता ही नहीं कि काम कब पूरा होगा। क्यों पता नहीं है, कभी ये सोचते हैं कि मेट्रो ऊपर से चलेगी, कभी ये सोचते हैं कि मेट्रो नीचे से चलेगी, तो अब यही डिसाइड नहीं, और आपका काम चल रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी होती है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है जिनमें क्या आती है, अनसर्टेनिटी आती है ड्यू टू एन नंबर ऑफ फैक्टर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सीपीएम की बात करें तो सीपीएम जो होती है वो एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे काम करती है, या यूं कहें कि जो सीपीएम होती है ये यूज करती है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, तो वही जो अभी आपको पीछे समझाया कि इसके अंदर एक ही सिंगल एस्टिमेट होता है टाइम का, और वो हमें पहले से क्या होता है पता होता है। तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मीनिंग देयर इज अ सिंगल एस्टिमेट फॉर द टाइम। मतलब टाइम का सिर्फ एक ही आपको पैरामीटर दिया होता है, एक ही ड्यूरेशन दिया होता है टू कंप्लीट ईच टास्क। ये देखिए, ये सीपीएम का सवाल था, एक ही टाइम दिया हुआ है, 10 12 15 18 8 12 6। यहाँ भी देखिए एक ही टाइम दिया, 7 8 8 6 6 16। तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। इट मीन्स यू हैव ओनली सिंगल एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको सिर्फ प्रोजेक्ट का एक ही एस्टिमेट पता है कि इस काम को पूरा करने में इतना समय लगेगा, वो पहले से पता है और वो फिक्स है। दैट इज कॉल्ड सीपीएम। और पर्ट में क्या होता है, तो पर्ट जो यूज करती है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स व्हाट, कि ऐसा होने की भी संभावना, ऐसा होने की भी संभावना, ऐसा होने की भी संभावना। इट मीन्स जब आपको मल्टीपल टाइम दिए होंगे, ठीक है, जब आपको क्या दिए होंगे, मल्टीपल टाइम, इसलिए पर्ट में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच का यूज होता है और सीपीएम में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का यूज होता है। और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है कि देयर आर मल्टीपल एस्टिमेट फॉर ईच टास्क, हर एक टास्क का मल्टीपल एस्टिमेट दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा अभी कि ये टास्क है 1 to 2 इज वन एक्टिविटी, इसको पूरा करने के 3 समय दे रखे हैं। ये काम 9 दिन में भी पूरा हो सकता है, 12 दिन में भी हो सकता है, 21 दिन में भी हो सकता है। अब जैसा आदमी पकड़ के लाओगे वैसा काम होगा। पेसिमिस्टिक आ गया, काम को टालने वाला आ गया तो वो 21 दिन में करके देगा। फुर्ती में काम करने वाला मिल गया तो 9 दिन में करके देगा। तो ये अलग अलग आपको क्या होंगे, समय दिए होंगे, मल्टीपल दिए होंगे, विच अलाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। इस कारण हमें एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमानित समय निकालना होता है। और ये जो अनुमानित समय हम इसमें निकालते हैं उसी को फिर हम इसका ड्यूरेशन बोलते हैं, उसी को हम इसका क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन। तो ये अंतर होता है सीपीएम में और पार्ट में। इसके बाद जो सीपीएम होता है वो कौन से प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है, तो ये उस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है जिनके टास्क वेल डिफाइंड होते हैं, पहले से पता होते हैं क्या काम करना है, क्लियर डेडलाइन होती है, और प्रिडिक्टेबल टास्क ड्यूरेशन होते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई मॉल बनाना है, तो पता है ये जमीन है यहाँ पे बनाना है तो कितना समय लगता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीपीएम। या उस प्रोजेक्ट में क्या लगेगा, सीपीएम लगेगा। लेकिन पर्ट कहाँ लगता है, तो पर्ट वहां लगता है जहां हमें पहले से डेडलाइन ही पता नहीं है, जो प्रोजेक्ट क्या है, अनसर्टेन है कि ये पूरे भी होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन ही बनाना है, अब वैक्सीन बनाना है तो हमें पता ही नहीं ना इस वैक्सीन को बनाने में कितना समय लगेगा। जैसे आपको कोई वैक्सीन बनाना, कोई टीका ही बनाना है, तो वैक्सीन बनाना तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्रोजेक्ट हो गया, रिसर्च प्रोजेक्ट। अब पता ही नहीं है कि ये कब बनेगी, बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट में क्या होगा, पर्ट का यूज होगा। क्योंकि आपको भी पता है आज की तारीख में भी हर बीमारी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नो डाउट जो मेडिकल टीम है या जो वैज्ञानिक है वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो डेवलप नहीं हो रही है। ये जितने भी अनसर्टेन प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी अनसर्टेन प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, और टेक्निक का यूज किया जाता है। जनरली ये जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो मतलब ट्रेवल करते हैं, मतलब अर्थ से बाहर निकलते हैं, मून पे जाना, मार्स पे जाना, तो ये सब क्या है, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, या यूं कहें कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि पूरा भी होंगे या नहीं होंगे, या जिनका टास्क क्या है, अनसर्टेन है। तो ऐसे काम में, या जहाँ पे अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, ऐसे प्रोजेक्ट में क्या होता है, पर टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूरेशन होते हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग एक्टिविटी के। तो सीपीएम आर बेस्ट सुटेड फॉर द इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे पता है ढांचा खड़ा करना है, उसके ऊपर कलर करना है और उसको रेडी करना है, मॉल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो वहाँ पे सीपीएम टेक्निक का यूज होता है। और जहाँ पे ड्यूरेशन अनसर्टेन होते हैं, पता नहीं होते हैं, जनरली द रिसर्च प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, पर्ट को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही बात है, वही पॉइंट है, घुमा फिरा के वही पॉइंट लिखा है कि सीपीएम इज बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट विद प्रिडिक्टेबल ड्यूरेशन, जिसका ड्यूरेशन पहले से पता होता है, और इसका एम क्या होता है, वही टाइम को मिनिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। लेकिन पर्ट किसके लिए आइडियल है, तो पर्ट इज आइडियल फॉर अनसर्टेन प्रोजेक्ट। फिर से वही बात को घुमा के बोला है, वेयर टास्क ड्यूरेशन कैन नॉट बी इजीली प्रिडिक्टेड, जहां पे हम टास्क के ड्यूरेशन को इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये फोकस किस पे करते हैं, तो फोकसिंग ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पता करना है, काम कब पूरा होगा ये बता दो आप। और हैंडलिंग द रिस्क, साथ में रिस्क को कैसे हैंडल करना, तो ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, अब आपने ये तो देख ही लिया था कि सीपीएम का सवाल कैसा दिखता है, पर्ट का सवाल कैसा दिखता है। सीपीएम का जब भी सवाल आएगा तो एक्टिविटी के साथ में ड्यूरेशन होगा, पर्ट का जब भी सवाल आएगा तो एक्टिविटी के साथ में ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दिया होगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कम से कम समय, या तो ऐसा मान लो, या ये मान लो आशावादी, तो आशावादी क्या करेगा, काम को जल्दी पूरा करेगा, जैसे 1 से 3 एक्टिविटी को 6 दिन में पूरा करेगा। वही निराशावादी व्यक्ति बोलेगा 18 दिन का समय लगेगा, 6 दिन तो समझने में लगेंगे कि काम क्या करना है। ठीक है, तो जो निराशावादी होगा वो क्या करेगा, उस काम को डिले करेगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल दिया था आपको असाइनमेंट का,
कि आशावादी क्या करेगा, सर ने 10 दिन का समय दिया, हम 6 दिन में असाइनमेंट करके दे देंगे। मोस्ट लाइकली वाला क्या करेगा, बोले ठीक है 10 दिन का समय दिया, 10-12 दिन में हम दे देंगे। और पेसिमिस्टिक वाला 10 दिन बाद आइडिया लाएगा, क्या बोले सर को कि सर असाइनमेंट हमने समय पे पूरा क्यों नहीं किया, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। और आपको ये भी दिखा दिया था हमने आगे कि एक्टिविटी ऑन एरो का जब सवाल आएगा तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, एक्टिविटी ऑन एरो मीन्स अल्फाबेट वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो सीपीएम में कैसे दिखेंगे, तो एक्टिविटी गिवन होगी, प्रेडिसेसर गिवन होंगे, टाइम दिया होगा, और पार्ट में एक्टिविटी, प्रेडिसेसर और ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम आपको गिवन होगा। अब देखिए सीपीएम में और पार्ट में इसके अलावा और क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट। क्वेश्चन में तो हमने दिखा दिया, ये भी बता दिया कब कौन सा लगता है। ठीक है, जब सिंगल टाइम सिंगल ड्यूरेशन होता है तो सीपीएम लगता है, और जब मल्टीपल टाइम मल्टीपल टास्क होते हैं तब क्या लगता है, पार्ट लगता है। जब सर्टेन होते हैं प्रोजेक्ट, टाइम ड्यूरेशन सर्टेन होता है, पता होता है, फिक्स होता है, तब सीपीएम लगता है। जब अनसर्टेन होते हैं तब पार्ट लगता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में सीपीएम यूज होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हम पर्ट का यूज करते हैं। ये भी हमने बता दिया। ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे काम करता है, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है, वो सब चीजें हमने कर ली। अब सीपीएम के सवाल को करने की टोटल ये 7 स्टेप होती है, और ये सातों स्टेप आपको पता है, ये सातों आपको आती है, क्योंकि आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये मैं मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने सीपीएम के सभी लेक्चर देख ली, उसके बाद आपने पर्ट को देखना स्टार्ट किया, तो सीपीएम की ये सभी स्टेप आपको पता है। तो वही स्टेप यहां भी लग रही है, देखो सातों, वही 7 की 7 स्टेप यहाँ भी लगी है। इसका मतलब ये 7 स्टेप के ऊपर तो मेरे को कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं। नेटवर्क डायग्राम बनाओ, सभी पाथ लिखो, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, ई एस ई एल एफ निकालो, ई एस टी एफ टी एल एस टी एल एफ टी निकालो, टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट निकालो, स्लेक निकालो, तो ये सब आपको आता है। तो सर पार्ट में अंतर क्या है, फिर बेटा पार्ट में एक छोटा सा अंतर है, क्या, आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है और वेरिएंस निकालना है, वो मैं आपको इसी सेशन में सिखा देता हूँ। इसी सेशन में सिखा देता हूँ कि एक्सपेक्टेड टाइम निकालना सबसे पहले और वेरिएंस निकाल लेना हर एक्टिविटी का, वो मैं आपको इस सेशन में सिखा देता हूँ एक क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। तो और जो भी क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस, कैसे निकालते हैं वो हम आपको 1 मिनट में सिखा देते हैं। अब आप क्या करना है, इसी क्वेश्चन में 7 स्टेप लगा के सीखना, 90% पार्ट खत्म। 90% पार्ट खत्म, आता है आपको सब। नेटवर्क डायग्राम बोलूंगा मैं बनाओ, ये एक्टिविटी देखो और नेटवर्क डायग्राम बनाओ, नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा। आपको बोलेंगे सभी पाथ लिखो, लिख दोगे। आपको बोलेंगे क्रिटिकल पाथ बताओ, बता दोगे। आपको बोलेंगे ईएस और एलएफ निकालो, बता दोगे। अरे 12 लेक्चर देख चुके हो आप सीपीएम की, यही काम किया उसमें, वही करना है यहाँ भी, वही करना है। आपको बोला जाएगा ईएसटी एफटी एलएसटी एलएफटी निकालो, निकल जाएगा। टोटल फ्लोट निकालो, निकल जाएगा। तो ये सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ क्या सिखा दिया, तो एक्सपेक्टेड टाइम इन वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो बचा क्या इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना है कि इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये सीखना है। तो 2 लेक्चर बाद ये भी सिखा देंगे, 3 लेक्चर का पूरा पार्ट है, 2 लेक्चर बाद ये भी सिखा देंगे, पार्ट खत्म। और वैसे पार्ट में ये जो ऊपर की चीजें ये सिखाने की मुझे जरूरत भी नहीं, फिर भी मैं आपको क्या करूंगा, 2 सेशन में एक बार फिर से ई एस टी एफ टी एल एस टी एल एफ टी सब निकाल के बता दूं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, पार्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। पार्ट और सीपीएम में क्या अंतर है, तो सीपीएम में जो स्टेप लगती है उससे 2 स्टेप ज्यादा लगती है, एक पहले एक बाद में, बस 2 स्टेप बढ़ा दो तो पार्ट बन जाएगा। क्या स्टेप बढ़ाना है, तो पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। सर ये एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, वही ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन एक नहीं होता ना, तो एक पता करना है कि वो कौन सा टाइम है, उसी को एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। वो वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी पता करते हैं कि कितनी रिस्क है। क्यों पता करते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके पता करना है कि काम को पूरा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतने समय में काम को पूरा करना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम गिवन है, मोस्ट लाइकली टाइम गिवन है, पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकलता है और वेरिएंस कैसे निकलता है। तो देखो सबसे पहले आपका एक्सपेक्टेड टाइम, योर एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम को शॉर्ट में बोलते हैं टीई। क्या बोलते हैं, टीई। एक्सपेक्टेड टाइम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीई। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा टीओ प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाय
6। फॉर्मूला क्या है ये देखो, क्या निकाला है मैंने, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है एक्सपेक्टेड टाइम, ये निकालना है। सर ये एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, तो बेटा इसी को ड्यूरेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम को 1:4:1 के रेशो में जोड़ना है। तो जब 1:4:1 के रेशो में किसी चीज को जोड़ोगे तो डिवाइड किससे करोगे, 6 से। इसी को एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम यही आपका क्या आ गया, ड्यूरेशन आ गया। तो निकाल लेते हैं, चलिए 12 4 आपको क्या करना है, जो बीच वाले जितने भी नंबर दिए ना बेटा, ये सभी नंबर, इन सभी का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से। मोस्ट लाइकली टाइम का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। सर एग्जाम में अगर लिख के नहीं दिया कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, कौन सा मोस्ट लाइकली, कौन सा पेसिमिस्टिक है, 100% दिया होगा। सर बाय चांस नहीं दिया, मुझे सपना आया था कि पेपर में टाइम तो दे दिए पर लिखा नहीं था कि कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है, पेसिमिस्टिक है, तो बेटा क्या करो, जिसका सबसे कम समय दिखे वो ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि वो आशावादी है, जिसका सबसे ज्यादा दिखे वो पेसिमिस्टिक क्योंकि वो निराशावादी है। एक काम करते हैं, हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको, देखो जिसका सबसे कम समय दिखेगा आपको, ये सबसे कम समय दिख रहा है, तो ये दिस इज योर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, आशावादी। और जिसका समय सबसे ज्यादा दिखे दैट इज योर पेसिमिस्टिक टाइम, ये पेसिमिस्टिक टाइम है, ठीक है, ये पेसिमिस्टिक टाइम हो गया। और मोस्ट लाइकली दोनों के बीच में, मोस्ट लाइकली इज इन द बिटवीन, ये मोस्ट लाइकली आपका हो गया, ये मोस्ट लाइकली हो गया। इसका जो समय रहेगा वो बीच में रहेगा। अब बाय चांस अगर लिख के नहीं दे एग्जाम में कि कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, कौन सा मोस्ट लाइकली है, कौन सा पेसिमिस्टिक है, आपको पता है जो आशावादी होगा काम को जल्दी पूरा करेगा, पेसिमिस्टिक उसको खींचेगा कि कैसे बहाना बनाऊं कि काम हुआ या नहीं हुआ, और जो मोस्ट लाइकली होगा वो ठीक है दोनों के बीच में ही आएगा। तो आपको क्या करना है, 1:4:1 के रेशो में तीनों को जोड़ के 6 से डिवाइड कर दो। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, कैसे करेंगे, तो बीच वाले को 4 से मल्टीप्लाई, 12 4 48, 48 और 9, 48 और 9 कितना होगा, 57, 57 और 21, 57 और 21 हो जाएगा 78, 78 को 6 से डिवाइड करो तो 13 आएगा, ये लिख दिया। फिर से 12 4 48, 48 में 6 जोड़ो 54, 54 में 18 जोड़ो 72, 72 को 6 से डिवाइड करो 12, ये लो आ गया। 1.5 लिखा है, 1.5 का मल्टीप्लाई 4 से करो आ गया 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 7 में 5 जोड़ो 12, उसको 6 से डिवाइड करो 2, ये आ गया। 8.5 का 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा 34, 34 में 10 जोड़ो 44, 44 में 4 जोड़ो, 44 में 4 जोड़ेंगे 48, 48 को 6 से डिवाइड करो 8, ये आ गया। कैलकुलेटर से करना, पहले मल्टीप्लाई बाय 4 फिर राइट साइड वाले जोड़ देना, बीच वाले का मल्टीप्लाई बाय 4 राइट साइड वाले जोड़ देना, ठीक है। चलिए 14 4 56, 56 में 10 जोड़ो 66, 66 में 24 जोड़ो 90, डिवाइडेड बाय 6 15, ये आ गया। 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, डिवाइडेड बाय 6 2, ये आ गया। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम। कितनी देर लगी, एक्सपेक्टेड टाइम सिखा दिया। अब क्या सिखाना है, वेरियांस, जिसका इस सवाल में कोई काम नहीं है। सर क्यों काम नहीं है, क्योंकि बेटा वेरियांस जो होता है वो प्रोबेबिलिटी निकालने के काम आता है, इससे हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन सीखते हैं। बाकी की जो 7 स्टेप है इसके लिए वेरियांस की कोई जरूरत नहीं है। सीपीएम में वेरियांस सिखाया था क्या, सर नहीं सिखाया, सीपीएम हो गया था, हाँ तो ये भी हो जाएगा। तो वेरियांस क्यों सिखा रहे हो, आगे काम आएगा, जब प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट सीखेंगे तब काम आएगा। तो आज सीख लो, आज सीख लो वेरियांस। चलिए तो वेरियांस कैसे निकलेगा, वेरियांस निकालने के लिए क्या करना है, वेरियांस निकालने के लिए हम वेरियांस का फॉर्मूला लिखेंगे। वेरियांस का फॉर्मूला, वेरियांस क्या होता है, हाउ वेरियांस इज डिनोटेड, व्हाट इज वेरियांस एंड हाउ वेरियांस इज डिनोटेड। तो देखो बेटा आपको ये बात अच्छे से पता है, मैं यहाँ नीचे लिखता हूं, वेरियांस किसे बोलते हैं, वेरियांस किसे बोलते हैं, तो वेरियांस होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरियांस को डिनोट किससे करते हैं, वेरियांस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, पता है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड वेरियांस। और सिर्फ सिग्मा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ सिग्मा लिख देंगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ सिग्मा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्या निकालना होगा, आपको वेरियांस निकालना होगा। तो वेरियांस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर,
फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। खत्म, ये फॉर्मूला। होल स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस है। तो टीपी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 6 करो, जो भी आए उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 6, और का स्क्वायर कर दो। तो 21 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो बताइए कितना बचेगा? 12। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 4। ये लिख दिया, ये वेरिएंस आ गया। एक बार फिर से सर, चलो। 18 लिखा है, लिखा 18, उसमें से 6 घटाओ, 18 में से 6 गया 12, 12 को 6 से डिवाइड करो, 2, 2 का स्क्वायर करो 4, ये आ गया वेरिएंस। इतना आसान। चलो, 5 में से 1 माइनस करो, कितना आया? 4। 4 को 6 से डिवाइड करो, तो 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2/3। या तो 0.67 बोलो या 2/3 बोलो। तो 0.67 बोलोगे अगर तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, 0.67 का स्क्वायर कर देता हूं आपके लिए। 0.67 का स्क्वायर, 0.67 इंटू 0.67 कितना आया? 0.4489। ये आ गया, 4489 आया। 45 कर देता हूं मैं डायरेक्ट, राउंड फिगर में लिख देते हैं 0.45। क्यों इतना दिमाग लगा? डायरेक्ट लिख देते ना 0.45। ये हो गया वेरिएंस 0.45। अगला, 8 में से 4 गया, 4 बचा। नहीं 8 नहीं है, ये क्या है? 10 है। 10 में से 4 गया, कितना बचा? तो 10 में से 4 गया, 6 बचा। 6 को 6 से डिवाइड करो, 1 आया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 24 में से 10 माइनस करना है, तो 24 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा? 14, डिवाइडेड बाय 6 करो, आ गया 2.33 इंटू 2.33 कर दो, कितना आ रहा है? 5.44। 5.44। अब क्या करना है? अब आखिरी क्या है? 3 है, कितना है? 3। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। 2 डिवाइडेड बाय 6, 0.33 इंटू 0.33333 कितना आएगा? आएगा 0.11। खत्म हो गया, ये वेरिएंस निकल गया। ये क्या निकल गया? वेरिएंस। तो आपको दो चीजें सिखानी थी, एक्सपेक्टेड टाइम सिखाना था और वेरिएंस सिखाना था। अब अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक्टिविटी दिख रही है, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाओ, बना लोगे? बना लेंगे सर। फिर मैं अगर आपको कहूं कि सभी पाथ लिखो, आप लिख दोगे? सर लिख देंगे। आइडेंटिफाई करो क्रिटिकल पाथ, कर लोगे? सर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सर कौन सा टाइम लिखना है? बेटा जो निकाला वो लिखना है, जो दिया वो कोई काम का नहीं है। जो निकाला है उसी को लिखना है। उसको निकाले ही क्यों है? लिखने के लिए। ठीक है, उसको निकाले ही क्यों है? तो ये जो टाइम आपने निकाला है, इस टाइम का यूज करना है। ठीक है, इसको यूज करो, इसको लिखो। ये आपका ड्यूरेशन है। ये लिखा ऊपर बेटा ड्यूरेशन, ये आपका क्या है? ड्यूरेशन। तो सर ये जो बीच में टीओ टीएम टीपी दिया, इसका कोई काम नहीं है, काम खत्म हो गया इसका। इसकी इतनी जरूरत थी, इसको सिर्फ देखना था, इसको देख के एक्सपेक्टेड और वेरिएंस निकालना था। सर अब इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपको अब एक्टिविटी दे दी हमने, आपको एक्सपेक्टेड टाइम दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया। अब बताओ आप, आपको अगर मैं कहूं नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद पाथ लिख के क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, नहीं कर पाओगे क्या? यही टाइम लिखना, 13, 12, 2, 8, 15, 2। तो बाकी जो दिए कोई मतलब नहीं है, इसकी जरूरत खत्म, इसका समय खत्म हुआ, इसको इतनी ही देखना था। अब आप बताओ, ई एस एल एफ नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा। ई एस टी एफ टी एल एस टी निकल जाएगा। स्लेक निकल जाएगा। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटर, सब निकल जाएगा। बट 90% कंप्लीट। सिर्फ एक कंसेप्ट बताना है प्रोबेबिलिटी का, एक लेक्चर छोड़ के वो भी बता देंगे। पार्ट कंप्लीट। ठीक है, फिर सीधे पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे। इतना क्या पार्ट 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 पार्ट, कुछ भी नहीं है पार्ट में। जो था वो हमने आपको नेटवर्क डायग्राम में और सीपीएम में सब बता दिया। अब कुछ भी नहीं बचा पार्ट में बेटा पढ़ने जैसा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ना है। वो भी 2 लेक्चर बाद हम आपको सिखा देंगे, बाकी ये हो गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको करके रखिए। एक्टिविटी आपके सामने है, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया। वेरिएंस का क्या करना है? इस सवाल में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम आपको प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं बताएंगे, वो तो सिर्फ सिखाने के लिए हमने आपको बताया। इसको करके रखिए। पार्ट का जो अगला लेक्चर होगा, सेकंड नंबर का सेशन, उसमें इसी क्वेश्चन में ये सब हम आपको निकाल के बताएंगे, जो आपको पहले से आता है। आप करके रखो, आप चेक कर लेना कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप करके रखो, एक्टिविटी गिवन है,
डायग्राम बनाना, एक्सपेक्टेड टाइम दिया है, ये आपका ड्यूरेशन है, क्वेश्चन में सब चीजें निकाल लो आप, जैसे सीपीएम में निकालते थे। ठीक है, तो अब अगला जो सेशन रहेगा सेशन नंबर सेकंड, उसमें इसी क्वेश्चन को मैं पूरा फिर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपको मैंने होमवर्क में दिया। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं, ये पार्ट का कंसेप्ट हमने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता। साथ में अगर आप फ्री नोट्स, पीडीएफ या सॉल्व पेपर चाहते, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके वहां से फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर ले सकते हैं। तो इस सेशन को हम इतने ही रखते हैं, अगले सेशन में हम जो क्वेश्चन आपको हमने दिखाया अभी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।